Hello everyone, my name is Sahil and I welcome you all to my YouTube channel English with Educator Sahil Singh। दोस्तों आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है आपके सामने है जिसका नाम जिसे अब हम डिस्कस करने वाले हैं आज हम वो टॉपिक है हमारे सामने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। चलिए देखिए सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक्चुअल में है क्या। इन दिस वीडियो वी विल कवर द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। वो सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे और किस किस तरीके से इसका यूसेज है वो भी हम देखेंगे। चलिए देखिए सबसे पहले देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है सबसे पहले ये समझते हैं हम। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक प्रोनाउन की ही कैटेगरी है, प्रोनाउन की ही कैटेगरी है। जैसे आपने देखा होगा पर्सनल प्रोनाउन आपने देखा होगा, पर्सनल प्रोनाउन आपने देखा होगा, तो पर्सनल प्रोनाउन से ही हमारा जो बनता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि फर्स्ट पर्सन का जो पर्सनल प्रोनाउन हमारा होता है, फर्स्ट पर्सन का जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन होता है वो आई होता है। तो इसी तरीके से जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो बनता है, इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो बनेगा इसका वो क्या बनेगा माय डियर फ्रेंड्स, वो सेल्फ लग के बनता है। जैसे कि आई का जो बन जाता है वो क्या बन जाता है माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ बन जाता है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं वी का, अगर बात करूं तो वी का आर सेल्व्स बन जाता है, आर सेल्व्स। ठीक है, ठीक है। अब देखना ये जो आपको दिख रहा है वी ई एस, ये प्लूरल सेंस को रिप्रेजेंट करता है। और अगर ये आपको सिंगल सेल्फ अगर मिलता है तो ये आपको दिखाएगा कि कहीं ना कहीं ये सिंगुलर यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपने यू पर्सनल प्रोनाउन देखा होगा, तो यू का जो बनता है वो दो बनेंगे। एक तो हमारे सामने बन जाता है योर सेल्फ और दूसरा बन जाएगा योर सेल्व्स, योर सेल्व्स बन जाएगा। अच्छा ये क्यों बनेंगे इस बात को भी समझते हैं। यू जो होता है इंग्लिश ग्रामर के अंदर ये सेकंड पर्सन की कैटेगरी में आता है, सेकंड पर्सन की कैटेगरी में आता है। और यू जो होता है ये हो सकता है कि किसी एक व्यक्ति के लिए यूज़ किया गया हो सकता है मोर देन वन पर्सन या थिंग के लिए यूज़ किया गया हो। ठीक है, तो इस केस में सॉरी थिंग के लिए यूज़ नहीं होगा, यू जो होता है ये पर्सन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो इस केस में जो यू होगा हमारा यहाँ पे जब मोर देन वन की बात होगी तो इस केस में हमारा क्या होगा, योर सेल्फ का यूज़ होना सही होगा। और सिंगल पर्सन के केस में हमारा यहाँ पे योर सेल्फ रहेगा, योर सेल्फ, और प्लूरल के केस में योर सेल्फ्स हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम बात करते हैं अब थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन में हमारा सबसे पहले आ जाता है माय डियर फ्रेंड ही आ जाता है। तो ही का जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है वो बन जाता है हमारा हिमसेल्फ। क्या बन जाएगा, ही का हिमसेल्फ बनेगा। इसी तरीके से आपका शी का जो बनेगा वो क्या बन जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, हर सेल्फ बनेगा। और एक बन जाता है इट का हमारे पास, तो ये बन जाएगा इट सेल्फ बन जाएगा। और एक और रह गया हमारे पास, वो रह गया दे का। दे का जो बनेगा वो हमारा बनेगा देम सेल्व्स, देम सेल्व्स बनेगा। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे आपको नोट करनी है, कभी कभी एग्जाम में यहाँ पे देयर सेल्व्स आपका दिया जाता है तो आपको नोटिस में रखना ही है बात कि देयर सेल्व्स नहीं होता है। दे का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो देम सेल्व से बनता है। तो अभी तक हमने कितने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़े, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब एट्थ वाला हम कैटेगरी में रख लेंगे, वन का जो बन जाता है वो बन जाता है वन सेल्फ। वन क्या बन जाएगा, वन सेल्फ बन जाएगा। ओके, ये होते हैं माय डियर फ्रेंड्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एंड नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बने हैं वो कहीं ना कहीं कहाँ से आए, पर्सनल प्रोनाउन से आते हैं। तो कभी कभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को इंग्लिश ग्रामर के अंदर कंपाउंड एक वर्ड लिखा जाता है, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन भी से कहा जाता है। चलिए अब अंडरस्टैंड करते हैं चीज़ों को कि किस तरीके के इसका यूसेज होगा और किस किस तरीके के क्वेश्चंस की फॉर्मेशन होगी। देखिए सबसे पहले हम अब अंडरस्टैंड करेंगे कि ये हमारे सामने लिखा हुआ है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या हुआ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम यूज़ कहाँ करते हैं, पहले इसके यूसेस के बारे में बात करते हैं। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तब यूज़ किया जाता है जब हमारे सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट लिखा हो, ठीक है, और दूसरी बात सब्जेक्ट के बाद में लिखा हो हमारे सामने एक वर्ब, और वर्ब का जो रखा हो एक ऑब्जेक्ट रखा हो। हमेशा एक बात आपको याद रखनी है जब भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे हम, कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी एक सब्जेक्ट के तरीके से यूज़ नहीं हो सकता है। ये इसका मतलब ये होगा कि जब भी आप सब्जेक्ट के सब्जेक्ट की जगह पे अगर आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को देखते हो तो उसका वो ग्रामेटिकली रॉन्ग यूज़ होगा। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी सब्जेक्ट नहीं बन सकता है।
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा ही या तो ऑब्जेक्ट के तरीके से आएगा, वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होगा, और ये तब आएगा जब हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या हो जाए, दोनों माय डियर फ्रेंड्स सेम हो जाए। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या हो जाए माय डियर फ्रेंड्स, सेम हो जाए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं और चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आपके सामने कहा, शी हैंग्ड herself and her family members। देखिए इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि शी जो है हमारा यहाँ पे इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के तरीके से यूज हुआ है। हैंग्ड ये जो है हमारा V2 यानी कि टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब उसने किसको फांसी पे टांगा, देखिए हैंग्ड का मतलब होता है फांसी पे टांगना किसी को, तो हर सेल्फ उसने खुद को, यानी कि देखो ये जो हमारा सब्जेक्ट है और ये जो ऑब्जेक्ट है वर्ब का, फांसी पे टांगना, देखो एक तो इसने हर सेल्फ को टांगा और दूसरा फैमिली मेंबर्स को टांगा। फैमिली मेंबर्स हमारे सब्जेक्ट में मेंशन नहीं है, सब्जेक्ट में हमारा शी मेंशन है और शी का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो हर होता है, आप सभी जानते होंगे। तो ये अच्छा एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जो वर्ब होती है, और दूसरी चीज़ मैं आपके सामने लिखता हूँ, यहाँ पे प्रेपोजिशन लिखता हूँ। वर्ब और प्रेपोजिशन दोनों के बाद ही जब भी कभी प्रोनाउन लिखा जाता है, जब भी कभी क्या लिखा जाए माय डियर फ्रेंड्स, प्रोनाउन लिखा जाए, तो हमेशा ही उसका ऑब्जेक्टिव केस हमें मेंशन किया जाता है। यानी कि वर्ब के बाद में और प्रेपोजिशन के बाद में जब भी प्रोनाउन हमें लिखा जाएगा ऑब्जेक्टिव केस के अंदर ही आएगा। लेकिन अब यहाँ पे सेंटेंस के अंदर देख रहे होंगे कि हैंग के बाद में हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कर दिया, ऑब्जेक्टिव केस यूज नहीं किया। द रीजन बिहाइंड हिज की क्योंकि सब्जेक्ट के अंदर शी मेंशन है और शी का ही और जिक्र हो रहा है यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद, तो इसलिए शी और हर सेल्फ दोनों एक दूसरे के क्या है, रिफ्लेक्ट होकर यहाँ से एक्शन जा रहा है कि उसने खुद को भी टांगा है, मतलब फांसी पे जो है खुद को भी टांगा है, तो यहाँ पे हर सेल्फ आना सही है। और बाकी जो रेस्ट पार्ट लिखा है वो उसके फैमिली मेंबर्स के बारे में, विच इज़ नॉट मेंशन्ड इन द सब्जेक्ट, तो इसलिए इसको हम एज इट इज़ रहने देंगे। और थोड़ा सा एग्जाम्पल से लेते हैं और चीज़ों को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने कहा, शी कट हर। अब देखिए या फिर इसे इस तरीके से करते हैं, थोड़ा सा रेफरेंस हम देंगे, शी कट हर वाइल शी वॉज चॉपिंग, यानी कि जब वो वेजिटेबल्स वगैरह कट कर रही होगी तो उसने अपने आप को काट लिया। अब यहाँ पे आप देखोगे जो शी जो है ये मेरे सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट है, और जो ये कट है यहाँ पे ये मेरे सेंटेंस के अंदर वर्ब है, और जो ये हर मेंशन कर रहे हैं ये इस सेंटेंस का यानी इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। बेसिकली सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नहीं होता, ऑब्जेक्ट होता है वो वर्ब का होता है, लेकिन बोलने में ऐसा बोला जाता है कि ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन, कोई इशू नहीं है उसके अंदर, ठीक है। वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, तो ये वर्ब का ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट है वो जो आप देख पा रहे हो वो क्या है, सेम पर्सन है। क्या है, सेम पर्सन है। जब भी कभी इस तरीके से सेम पर्सन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो जाए तो हम वहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस अब यूज़ नहीं कर पाएंगे। अब हमें यहाँ पे जो यूज़ करना होगा वो यूज़ करना होगा रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और यू गाइज नो इट कि भाई जब भी शी अगर सब्जेक्ट है तो उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बनेगा, हर सेल्फ बनेगा। क्या बनेगा माय डियर फ्रेंड, हर सेल्फ बनेगा। तो अब ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो गया, शी कट हर सेल्फ वाइल शी वॉज चॉपिंग, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और चीज़ें सीखते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि जब भी हम रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, जब भी हम व्हेनेवर वी यूज़ द रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन, हम इसकी जो पोजीशन रखते हैं, इसकी पोजीशन के बारे में बात करता हूँ मैं। पोजीशन जो रखते हैं रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन की वो कुछ इस तरीके से होती है, ये सब्जेक्ट है मेरा, ये मेरी वर्ब है, और इस वर्ब के बाद में ये जो ऑब्जेक्ट आता है, इसी ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं किस में, रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। किस में रखते हैं, रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन में रखते हैं। क्या आपको ये बात समझ आई? अरे बोलो हाँ या ना। चलिए देखिए, जो वर्ब होगी, वर्ब के बाद में जो ऑब्जेक्ट होता है वहाँ पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को रखते हैं, सब्जेक्ट की जगह पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं रख सकते, ठीक है। चलिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं और चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने कहा, दे प्रेज्ड देम आफ्टर दे हैड won the मैच। दे प्रेज्ड देम आफ्टर दे हैड वोन द मैच, यानी कि उन्होंने अपने आप को प्रेज किया, अपने आप की प्रशंसा की मैच जीतने के बाद। तो आप इस चीज़ को अभी समझ पा रहे होंगे, ये मेरे सेंटेंस के अंदर जो दे लिखा हुआ है ये मेरे सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है माय डियर फ्रेंड। क्या है ये, सब्जेक्ट है। और यहाँ पे जो प्रेज लिखा है ये मेरे सेंटेंस की क्या लिखी है माय डियर फ्रेंड, वर्ब लिखी है। और वर्ब के बाद में जो देम लिखा है, नाउ यू गाइज कैन अंडरस्टैंड कि जो दे है
और यहाँ पे जो देम है ये दे का ऑब्जेक्टिव केस लिखा है। और आप जानते हो कि जब भी कभी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन हो जाते हैं तो उस केस में हम अब ऑब्जेक्टिव केस का यूज नहीं कर सकते हैं, उस केस में हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना होगा, क्योंकि उन्होंने खुद को ही प्रेज किया तो यहाँ से एक्शन जो है रिफ्लेक्ट होकर वापस सब्जेक्ट के पास जा रहा है। तो ऐसे केस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, themselves यूज करेंगे। क्या आपको इतनी बातें समझ आई? अब एक और एग्जांपल लेते हैं, बाकी का रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो है बिल्कुल सही लिखा है। चलिए अब और एग्जांपल लेते हैं, चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझते हैं। जैसे कि मैं अगर आपसे कहूँ शी बेक्ड हर अ केक, शी बेक्ड हर अ केक, तो इस सेंटेंस में अगर आप लोग देखोगे शी बेक्ड हर अ केक, तो यहाँ पे आप सेंटेंस में देखोगे ये मेरे सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, ये मेरे सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है। और इसे थोड़ा सा रेफरेंस हम देने के लिए इस तरीके से लिख सकते हैं, एज नो वन वॉज एट हर होम। ठीक है, नो वन वॉज एट हर होम, थोड़ा सा रेफरेंस यहाँ पे वॉज कर लेंगे। तो रेफरेंस इसलिए देंगे क्योंकि बिना रेफरेंस के बात क्लियर होगी नहीं। अब यहाँ पे आप जब इस सेंटेंस को देखोगे शी बेक्ड, अब देखो इसने रेफरेंस क्या दी, नो वन वॉज एट हर होम, उसके घर पे कोई नहीं था। अब अगर कोई नहीं था तो इसका मतलब ये होगा जो उसने केक बनाया होगा वो किसके लिए बनाया होगा, सेल्फ के लिए बनाया होगा। किसके लिए बनाया होगा माय डियर फ्रेंड्स, खुद के लिए बनाया होगा। तो ये बेक का मतलब, अब बेक किया क्या है, खुद को नहीं किया, उसने केक को बेक किया, यानी कि ये इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है ये मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो बेक करने का काम जो पकाया जो है वो आदमी इंसान को नहीं पकाया गया, पकाया किसको गया, डायरेक्टली किससे रिलेटेड है, केक से। लेकिन इनडायरेक्टली रिसीवर कौन है इस केक का, जो रिसीवर होता है इसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, यानी जो रिसीवर होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, रिसीवर जो है हमारा वो क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी हर है। अब यहाँ पे आप देखोगे शी बेक्ड हर, अब उसने खुद के लिए केक बनाया, तो आप इस बात को समझ पा रहे हो कि जो सब्जेक्ट और इस सेंटेंस का जो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा है ये क्या है, सेम ही पर्सन है। तो यहाँ पे हर नहीं आएगा, यहाँ पे हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे हर, सेल्फ यूज करेंगे। अच्छा, एक और तरीका होता है इसी सेंटेंस को लिखने का, इस सेंटेंस को इस तरीके से भी लिखा जा सकता था, शी बेक्ड आ केक। हम इसे जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसको ठीक वर्ब के बाद लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे फॉर प्रपोजिशन यूज करनी पड़ेगी अब हमें, फॉर हर। अब यहाँ पे आप देखोगे शी बेक्ड ए केक फॉर हर, और ये बाकी की रेफरेंस यहाँ पे क्या है, सेम है। ठीक है, ये सेंटेंस आगे सेम लिखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि जो ये फोर प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के बाद वैसे जर्नली हम जो यूज़ करते हैं वो ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सब्जेक्ट और जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो लिखा है वो सेम पर्सन है, तो सेम पर्सन होने की वजह से हमें यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, सेल्फ आ जाएगा। ठीक है, क्या आपको इतनी बातें समझ आई? चलिए आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा, अब आगे चीज़ें सीखते हैं। देखिए, एक चीज़ तो हमने सीख लिया कि जो हमारी ये वर्ब होती है, और दूसरी हमने कहा कि ये जो प्रेपोजिशन है। अच्छा, कुछ और एग्जांपल्स मैं आपके सामने लेता हूँ। इसके बाद में हम किसका यूज़ करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। कब करते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट और जो ये इस वर्ब का या प्रेपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट यानी इसका जो रिसीवर होता है वो सेम पर्सन होता है। कौन होता है, सेम पर्सन होता है। तो ऐसे केस में ऑब्जेक्टिव केस यूज़ नहीं कर पाएंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल खूब आता है पेपर में, जैसे ऐसे आता है, आई एन्जॉयड येस्टरडे, आई एन्जॉयड येस्टरडे। देखिए, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ये क्वेश्चन अगर ग्रामेटिकली देखा जाए तो अभी ये बिल्कुल क्या है, रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। तो इसके पीछे का रीज़न हम देख लेते हैं। ये जो हमारे सामने एक वर्ब आपको नज़र आ रही है एन्जॉय, एन्जॉय एक ऐसी वर्ब है जिसको ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए होता है, यानी कि इसे ऑब्जेक्ट जब तक नहीं मिलेगा ये सेंटेंस को इनकरेक्ट रखेगी। तो एक तो तरीका ये है कि हम यहाँ पे इसे ऑब्जेक्ट दे दें। जैसे मैंने कहा आई एन्जॉयड सिंगिंग, भाई मैंने क्या एंजॉय किया, सिंगिंग येस्टरडे। अब येस्टरडे, अब ये जो आप येस्टरडे देख पा रहे हो ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एडवर्ब है। एडवर्ब ऑफ मोरेवर, अगर हम इसे कहें तो एडवर्ब ऑफ टाइम है, टाइम को रिप्रेजेंट करे कि भाई हमने कब एंजॉय किया। ठीक है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कह रहा है आई एंजॉयड, ये सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, ये मेरे सेंटेंस की क्या है, वर्ब है। और आई एंजॉयड वॉट सिंगिंग, यानी कि ये जो है इस एंजॉयड का क्या हो गया, माय डियर फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब ये सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, लेकिन अगर इस तरीके से आ जाए सेंटेंस और हमें इंप्रूव करना पड़ जाए या देखना पड़ जाए कि किस किस तरीके से ये ठीक हो सकता है, आई एन्जॉयड येस्टरडे। ठीक है, ये मैं ऊपर वाला ही सेंटेंस अगेन रिपीट कर रहा हूँ आपके सामने।
तो आई एन्जॉयड येस्टरडे, तो आप इस सेंटेंस के अंदर देखोगे एन्जॉय के बाद में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लिखा गया है, नो ऑब्जेक्ट इज मेंशन्ड आफ्टर द वर्ब एन्जॉयड। इन दिस केस हमें जो करना पड़ेगा, इस एन्जॉय को हमें एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देना पड़ेगा, क्योंकि हम अपनी तरफ से और ऑब्जेक्ट नहीं लगा पाएंगे। अपनी तरफ से एक ऑब्जेक्ट हम दे सकते हैं कि जो भी हमारा सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम मेंशन कर दें। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे आई के हिसाब से, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, मैं इसे शॉर्ट में लिख देता हूँ प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या आ जाएगा यहाँ पे, आई एन्जॉयड माई सेल्फ आ जाएगा। क्या आ जाएगा माई डियर फ्रेंड्स, आई एन्जॉयड माई सेल्फ। अब ये सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। यानी कि अगर इस पहले वाले सेंटेंस पे अगर मुझे रेक्टिफिकेशन करना पड़े तो कुछ इस तरीके से होगा, आई के हिसाब से हम यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगा देंगे, हर सेल्फ लगा देंगे। क्या आपको इतनी बातें क्लियर हैं? आगे समझते हैं थोड़ा सा और चीज़ों को, ठीक है। जैसे अगर कुछ एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, दे एन्जॉयड इन द पार्टी, दे एन्जॉयड इन द पार्टी। अब ये अगर आप कहोगे इन द पार्टी, सबसे पहले देखो ये सेंटेंस का क्या लिखा है, मेरा सब्जेक्ट लिखा है, ये मेरे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ये मेरे सेंटेंस की क्या है माय डियर फ्रेंड्स, ये एक वर्ब है, और ये एक ऐसी वर्ब है जिसे ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए होता है। नहीं ऑब्जेक्ट होगा तो सेंटेंस को ये क्या बना देगी, इनकरेक्ट बना देगी। तो इस इनकरेक्शन से हमें बचने के लिए क्या यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऐसे केस में जब ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं होता है एंजॉय के बाद में, तो हम अपनी तरफ से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। तो यहाँ पे जो चीज़ आने वाली है एंजॉय के बाद में, वो क्या लगाएंगे हम, देम सेल्व्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, देम सेल्व्स लगाएंगे। अच्छा, अगर एक सेंटेंस इस तरीके से लिखा हो तो कैसे यूज़ करेंगे इसे आप बताएंगे, दे एन्जॉयड देयर सेल्व्स इन द पार्टी। तो अब बताइए इसमें क्या गलती क्या दी गई है सेंटेंस के अंदर। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, दे जो है हमारे सेंटेंस में क्या है माय डियर फ्रेंड्स, सब्जेक्ट है, और ये एन्जॉय एक ऐसी वर्ब है जिसे ऑब्जेक्ट चाहिए, जो कि देयर सेल्व्स यहाँ पे एग्जाम में दिया गया है। तो आपको समझना है कि देयर सेल्व्स नहीं होता है, दे का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है वो क्या बनेगा माय डियर फ्रेंड्स, देम सेल्व्स बनेगा। क्या बनेगा, देम सेल्व्स बनेगा। चलिए वेरी गुड। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं और आगे। और किस तरीके से यूज़ हो सकता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, और इस तरीके से यूज़ हो सकता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कि इस तरीके से एक सेंटेंस दिया जाए और उसके बाद में बाय के साथ में हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन गिवन हो सकता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमें दिया जा सकता है। तो इस केस में जब भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दिया जाएगा तो इसका मतलब होता है जब भी कोई जो एक्शन यहाँ पे हुआ होगा, जो एक्शन यहाँ पे क्या हुआ होगा माय डियर फ्रेंड्स, वो एक्शन कैसे हुआ होगा, जो डूअर होगा उसने यहाँ पे कोई ना कोई डूअर बैठा होगा एक्शन को करने वाला, उस डूअर ने इस एक्शन को क्या किया होगा, अलोन, मतलब कि अकेले किया होगा। क्या किया होगा माय डियर फ्रेंड्स, अकेले किया होगा, अलोन किया होगा। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, मैंने कहा, जैसे इस तरीके से मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, आई विल डू माई टास्क, आई विल डू माई टास्क बाय माई सेल्फ। इसका मतलब क्या हुआ आप बताइए। ये ग्रामेटिकली अगर देखें तो बिल्कुल सही सेंटेंस लिखा है। आई यानी कि सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखा है, विल डू माई टास्क मैं अपना काम करूँगा, ठीक है, बाय माई सेल्फ मतलब कि यहाँ पे क्या हो गया, अलोन मतलब कि अकेले करूँगा भाई मैं अपने टास्क को। जैसे एक और एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इस चीज़ को समझने के लिए मैं ऐसे कह सकता हूँ, they completed their homework by them। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस सेंटेंस के अंदर आपको क्या एरर नज़र आ रही है, तो आप कहोगे यहाँ पे दे जो मेंशन है और यहीं पे बाय के बाद में जब भी कभी उन्होंने अकेले खुद से अगर काम किया हो तो उसके लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो दे के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे क्या कर देंगे, देम सेल्व्स कर देंगे। क्या कर देंगे माय डियर फ्रेंड्स, देम सेल्व्स कर देंगे। यानी कि उन्होंने अपना टास्क जो है वो होमवर्क है वो खुद से, यानी कि अकेले अकेले उन्होंने क्या किया है, कंप्लीट किया है। तो जब भी कभी इस तरीके से आए तो इसका मीनिंग जो निकलता है अलोन की सेंस में निकलता है। अब थोड़ा सा और समझते हैं चीज़ों को, और एक दो चीज़ें और जो एग्जाम में हमारे आते हैं वो देखते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूँ, मैंने कहा आई क्वालिफाइड माई सेल्फ
फॉर द पोस्ट, ठीक है, या फिर इसे दिस पोस्ट कर लेते हैं, कोई बात नहीं, एक ही मीनिंग है, ठीक है। आई क्वालिफाइड माई सेल्फ फॉर दिस पोस्ट, भाई मैंने अपने आप को क्वालिफाई किया है इस पोस्ट के लिए। तो आपको हमेशा याद रखना है ये जो वर्ब आपको सामने नज़र आ रही है क्वालिफाई, ये एग्जाम में फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाली वर्ब है। अदरवाइज बहुत सारी ऐसी वर्ब है जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या फिर कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग नहीं यूज़ हो पाएगा, लेकिन जो एग्जाम में होता है उसे आप रट भी सकते हो, तो उसमें कोई बुराई है नहीं आई थिंक। तो क्वालिफाई के बाद हम रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो क्वालिफाइड है इसके बाद में माई सेल्फ का आना क्या हो जाएगा माई डियर फ्रेंड्स, गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। आई क्वालिफाइड फॉर दिस पोस्ट, ये एक सही एक्सप्रेशन होगा चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए। आगे हम देखते हैं, जैसे मैंने कहा शी बाथ्ड हर सेल्फ। देखिए अगर आपको समझना है तो कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। कुछ वर्ब हैं, क्वालिफाई एक वर्ब हमारे सामने आती है, एक हमारे सामने आती है बात हमारे सामने आती है, एक वर्ब है जो टर्न है हमारे सामने, एक वर्ब है जो है हाइड हमारे सामने, एक है रेस्ट हमारे सामने। तो ये कुछ कॉमनली जो यूज़ की जाती हैं ये वर्ब्स हैं जिनके बाद में हम रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं कर सकते, जो कि ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके मीनिंग में कुछ ना कुछ गलत कन्वे होने लग जाता है। इसकी वजह से हम रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप सेंटेंस देखो, शी बाथ्ड हरसेल्फ, तो यहाँ पे जो वर्ब है ये बाथ्ड, तो इसमें आप कहोगे कि ये मेरे सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है, और इसके बाद ये हमारी वर्ब मेंशन है, और बात के बाद में कभी भी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ नहीं करते हैं, तो इसलिए यहाँ हरसेल्फ का आना गलत हो जाएगा। इतना ही कहना अपने आप में सफिशेंट है। शी बात मतलब कि उसने स्नान किया। तो आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो भी चीज़ें जो डेली रूटीन की होती हैं, कहीं ना कहीं जैसे बात करना जो होता है वो आदमी इंसान खुद का ही बात करता है, ठीक है। अगर हाइड करने की बात करें, छिपाने की, तो खुद को ही छिपाएगा, रेस्ट करने की बात करें तो खुद को ही रेस्ट करेगा। तो कुछ इस तरीके की वर्ब्स हैं जो डेली बेसिस में जो डेली रूटीन को रिप्रेजेंट करती हैं, तो उसके साथ हम कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं करते हैं। चलिए अब आगे हम समझते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से ही एक और हमारा बनता है एम्फेटिक प्रोनाउन। देखिए आप इसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही कह सकते हैं, लेकिन बस इसका इतना सा फ़र्क है एम्फेटिक प्रोनाउन का और ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इसमें इतना सा ही फ़र्क आपको नज़र आएगा। प्रोनाउन है ये बिल्कुल सेम, इनकी जो फॉर्म्स हैं, पहली बात तो जैसे हर सेल्फ, हिम सेल्फ, ये क्या रहेगी, इनकी जो फॉर्म्स हैं वो क्या रहेंगी, सारी की सारी सेम रहेंगी। फॉर्म्स क्या हैं, सेम रहेंगी। जैसे कि हर सेल्फ, दोनों में ही हर सेल्फ रहेगा, ठीक है, दैम सेल्फ रहेगा, एटसेट्रा, इसी तरीके से रहेंगी सारी चीज़ें। तो एम्फेटिक जो होता है, हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद में क्या करते हैं, उसी बात को एम्फेसाइज करने के लिए, एम्फेसिस देने के लिए, यानी कि आप कह सकते हो जोर देने के लिए हम क्या कर देते हैं, उसी सब्जेक्ट के ठीक बाद हम इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, जिसे हम अब यहाँ पे एम्फेटिक प्रोनाउन कह देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। प्रोनाउन का हम क्या कर देते हैं, यूज़ कर देते हैं। जैसे अगर मैंने कहा भाई मैंने खुद मेरा होमवर्क किया, तो मैं क्या कहूँगा, आई माई सेल्फ, क्या कहेंगे, आई माई सेल्फ कंप्लीटेड आई माई सेल्फ कंप्लीटेड माई होमवर्क, आई माई सेल्फ कंप्लीटेड माई होमवर्क। क्या आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं कि यहाँ पे ये सब्जेक्ट था, लेकिन देखना आप इस बात को समझना है कि आपको कि ये जो माई सेल्फ है यहाँ पे सब्जेक्ट के तरीके से नहीं है, लेकिन इस सब्जेक्ट के बारे में ही एम्फेसाइज कर रहा है चीज़ों को, यानी कि जोर दे रहा है कि जो ये सब्जेक्ट है इस पे जोर दे रहा है कि मैंने क्या किया भाई, अपना होमवर्क कंप्लीट किया। और एक और एग्जांपल हम ले लेंगे तो और ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। जैसे मैंने कहा शी हर सेल्फ किल्ड द थीफ, शी हर सेल्फ किल्ड द थीफ। तो इस सेंटेंस के अंदर आप देखेंगे शी जो है इस सेंटेंस का क्या है माय डियर फ्रेंड्स, सब्जेक्ट है, और ये कह रहा है कि शी हर सेल्फ, उसने खुद क्या किया है, किल द थीफ, चोर को जो है मारा है, किल किया है। तो यहाँ पे जो एम्फेसाइज आ रहा है, जोर दे के बता रहा है सब्जेक्ट के बारे में कि उसने खुद, उस लड़की ने खुद जो है थीफ को मारा है। तो इस तरीके से जब भी यूज़ होता है तो इसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एम्फेटिक प्रोनाउन की कैटेगरी में रख देते हैं, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ इसके अंदर हम ये सीख सकते हैं कि जो एम्फेटिक प्रोनाउन है, एम्फेटिक प्रोनाउन जो हमारे सामने होगा, एम्फेटिक प्रोनाउन जो होगा
उसकी जो पोजीशन होती है, एक तो हम रख सकते हैं इसे ठीक सब्जेक्ट के बाद में, सब्जेक्ट के बाद में क्या रख सकते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन को रख सकते हैं, एक चीज़ तो ये। और दूसरी चीज़ हम ये कह सकते हैं कि एक सेंटेंस ऐसे चलता आ रहा होगा, ठीक है, और यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट बैठा होगा और ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद में एक पोजीशन रखी जाएगी, यहाँ पे भी हम एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज़ कर देते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज़ कर देते हैं। तो दोनों ही पोजीशन क्या होती हैं, ये ग्रामेटिकली करेक्ट पोजीशंस होती हैं। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और चीज़ों को और समझते हैं। जैसे कि चलिए नए पेज पे लेते हैं, नई शीट पे हमने एग्जांपल आज का लिखा पहला, जैसे मैंने कहा राधा एंड माई सेल्फ विल अटेंड द फंक्शन, राधा एंड माई सेल्फ विल अटेंड द फंक्शन। तो अब इस सेंटेंस को देखिए, ये हमारे सेंटेंस की क्या है माय डियर फ्रेंड्स, वर्ब है। ये हमारे सेंटेंस की क्या है, वर्ब है। और ये जो पूरी बात लिखी है इस सेंटेंस में, इससे पहले ये सेंटेंस में क्या लिखी है माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो आप इस बात को भी देख पा रहे कि ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था ये सब्जेक्ट की जगह पे आ गया, विच इज़ एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, ठीक है। और इस तरीके की एरर्स जो होती हैं एग्ज़ाम में दी भी जाती हैं। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे हो कि माई सेल्फ नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए, राधा एंड आई विल अटेंड द फंक्शन, ठीक है। आप इस बात को समझ पाए, क्यों समझ पाए भी, क्या समझ पाए भाई, क्योंकि सब्जेक्ट के तरीके से हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं और चीज़ों को ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल में हम समझ रहे हैं, जैसे मैंने कहा you will meet राम एंड माई सेल्फ, मैंने ये लिखा आपके सामने एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का क्वेश्चन, यू विल मीट राम एंड माई सेल्फ। तो आप इस सेंटेंस में देखोगे ये मेरे सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है, ये मेरे सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट क्या है, ये मेरे सेंटेंस की क्या है, वर्ब है। ये मेरे सेंटेंस की माय डियर क्या है फ्रेंड्स, वर्ब है। और ये मेरे सेंटेंस के क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट लिखा है, जुड़ा हुआ है जो कंजंक्शन से, ये क्या पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट है। चलिए अब इस बात को समझिए कि अब हमने ये सीखा था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब के बाद यूज हो सकता है। तो अब ये देखना कि जो माई सेल्फ लिखा है ये यहाँ पे यूज हो सकता है या नहीं हो सकता। तो आप यहाँ पे आप समझोगे कि ऑब्जेक्ट के तरीके से हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन हमारी ये है कि जो हमारा जो सब्जेक्ट है और जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए, वो दोनों के दोनों सेम होने चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे आप देखोगे यू का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो यूर सेल्व्स होता है या यूर सेल्फ होता है, विच इज नॉट गिवन इन आवर क्वेश्चन इन एटलीस्ट इन दिस केस। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, राम एंड, अब यहाँ पे हम आई भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट के तरीके से यूज हो रहा है, तो ऑब्जेक्टिव केस हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, मी। यू विल मीट राम एंड मी, भाई तुम किससे मिलोगे, राम से, और किससे मिलोगे, मुझसे मिलोगे, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, हमारा करेक्ट यूसेज हो गया इसका। चलिए हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लेके, एंड आई होप आपको चीज़ें समझ भी आई होंगी। और अगर आपको इसी तरीके की इंग्लिश की वीडियो से जुड़ना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, सो दैट कि मुझे मोटिवेशन मिले। और मोटिवेशन मिलेगा तो कल फिर से एक वीडियो आएगी। और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलो, क्योंकि जैसे जैसे आप शेयर करोगे चीज़ें, वैसे वैसे नई नई चीज़ें में आपकी जो लर्निंग है वो क्या होगी, जारी रहेगी, कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।